बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स चैप्टर नंबर 2 यानी लड़का लड़की कैसा होना चाहिए, और चैप्टर नंबर 2 में हमारे 3 सबक ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि लड़का लड़की यानी इंसान का जो एक फैसला होता है। वो शायर ने एक शेर कहा है, बोले वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये शेर जो है ना बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है। मैं आपको ये शेर की हिस्ट्री बताता हूँ कि ये जो शेर है ये छोटी सी चीज नहीं है। ये लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, इसके ऊपर अगर हमारी तारीख उठाकर देखेंगे आपको कि एक इंसान एक लम्हे में अगर कोई खता करता था, खता किया किसी ने, तो उसका असर पूरी तारीख पे पड़ा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 2 रोज पहले बोरिस जॉनसन के ऊपर एक सबक चैनल पे डाला हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने वो सुना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना कि यस आई हैव ऑलरेडी हर्ड दिस लेसन। तो वो जो सबक है हमारा बोरिस जॉनसन वाला, उसके अंदर मैंने बताया हूँ कि बोरिस जॉनसन के जो परदादा थे उन्होंने एक खता की, लम्हे की एक खता। वो हाफिज कुरान थे, उनकी शादीशुदा जिंदगी थी, एक बीवी थी उनकी। उसके बावजूद भी उनको जो है उनके घर में काम करने वाली एक क्रिश्चियन जो औरत है, जो वो बड़े लेवल के इंसान थे, लेकिन अब क्रिश्चियन यहूदी औरतें होती है काम करने के लिए, तो एक क्रिश्चियन औरत से उनको इश्क हो गया, उनको मोहब्बत हो गई। उन्होंने वही क्रिश्चियन औरत को से शादी कर ली, उसको अपने घर में रखा, और वो क्रिश्चियन औरत से फिर जो बच्चे पैदा हुए, यानी वो लम्हे की खता थी उनकी। वो जो एक लम्हे की खता थी ना, जो उसके साथ में इनकी नजरें मिल गई और इनको इश्क हो गया। जैसे शायर ने कहा है, बोले पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। तो वैसा जो है पहली नजर में ही जादू हो गया हजरत के ऊपर, और उन्होंने बोले बस उसको मुसलमान नहीं बनाई, उसकी तालीम नहीं की है, उनकी तरबियत नहीं की है। वरना अगर कोई नॉन मुस्लिम भी औरत है, उसको आप मुसलमान बना के शादी कर रहे हो, तो मेरे पास में ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर वो इतनी तकवे वालियां बनी, उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती तक बनाया। अब बहुत मिसालें हैं, वो उस पर मैं शायद ऑलरेडी अपने चैनल पे उस पर भी मैं सबक दे चुका हूँ। अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो है उस उन्वान के ऊपर भी वो सारे असबाब जो है वो मिलेंगे। तो बहरहाल उन्होंने क्या किया, एक लम्हे की खता की। उसके बाद क्या हुआ, उस औरत को जो बच्चे पैदा हुए, उसने भी अपने बेटे का नाम उस्मान, यानी इन्होंने रखा उसका नाम, लेकिन माँ तो क्रिश्चियन थी। उसने पूरी क्रिश्चियन हिसाब से उसकी तालीम तरबियत की, और फिर उसके अपने बेटे की शादी भी उसने क्रिश्चियन औरत से कराई। अब जब उसकी भी शादी क्रिश्चियन औरत से हुई, तो अब उसके जो बच्चे पैदा हुए उस्मान के, तो वो सब, उसमें बोरिस जॉनसन का बाप भी है जिसका नाम जॉनसन है, वो भी जो है वो 4 बेटे थे, उनमें जो है वो भी था। उसके बाद में फिर उसको जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने भी उनके नाम क्रिश्चियन रखे, और वो सब क्रिश्चियन कहलाए। उन्हीं में से बोरिस जॉनसन है जिसका दादा मुसलमान था, पर दादा हाफिज कुरान था, जिसको जोश जज्बात में उसने एक ईसाई औरत उससे शादी की। अगर वो उसकी तालीम तरबियत करता था तो वही बोरिस जॉनसन आज मुसलमान रहता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लम्हों की जो खता है, सदियों तक उसके ऊपर असरात पड़े हैं। देखो ये सदियां हो गई और सदियों पे जो है उसका असरात पड़ रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है ये। तो इसीलिए हमने जो हमारा ये जो चैप्टर जब शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2 कि लड़का लड़की कैसा होना चाहिए, तो उसमें हमने पहले सबक में आप लोगों को यही बताया था कि पहले अच्छी तहकीकात हो, रिसर्च हो, और क्या क्या चीजें देखना चाहिए। फिर हमने आपको दूसरे तीसरे सबक में ये बताया कि उमूमन हमारे इंडिया में और पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के अंदर पहली चीज जो देखी जाती है वो बिरादरी। फिर उसके बाद के सबक में हमने आपको हकीकत बताए थे कि इंडिया के बिरादरियों की हकीकत ये है कि ये बिरादरियों की कोई हकीकत ही नहीं है।
जैसा मैंने आपको एक दो मिसालें देकर भी बताया कि हमारे पास मीरास का मसला आया तो वो पठान साहब थे, थोड़ा आगे गए उनके दादा तक तो वो शेख साहब थे, परदादा पे गए तो वो हिंदू साहब थे जो इस्लाम में ईमान में कन्वर्ट हुए थे, और वो उनकी औलादे जो है वो शेख भी हो गई और आगे जाके पठान भी बन गए वो। तो ये प्रॉब्लम है हमारा। तो हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, बिरादरी खानदान वगैरह जो है ना, उसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए ये पहली चीज कल के हमारे सबक का खुलासा यही था कि अपने चैप्टर के अंदर से या अपने ये जो लड़का लड़की देखने का जो डिसीजन है उसमें से पहली चीज जिसको निकालना है, जिसको रिमूव करना है, वो चीज है बिरादरी और खानदान। इसको आपने रिमूव कर दी। अब आपका फोकस है सिर्फ भाई लड़का मुसलमान भी रहा तो चलेगा या लड़की भी, बिरादरी खानदान आपने निकाले, अब वो सिर्फ मुसलमान रही तो भी चलेंगी। अब उस लड़की में उस लड़के में आपने क्या देखना चाहिए। चलिए तो फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपको सुनाते हैं आगे जो है उसके अंदर आपने क्या देखना चाहिए। तो किताब में से पढ़ के हम आपको बताते हैं कि क्या उसके अंदर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, मैं किताब को नीचे ले रहा हूं यानी वो उसके पेजेस जो है उसको ले रहा हूं जी। चलिए अब देखो, अब हम जो है आते हैं जो इसके अंदर चार चीजें बताई गई है हदीस में जो है ना, चार चीजें बताई गई है कि मर्द या औरत से जब निकाह किया जाता है तो चार बातें देखी जाती, माल, खूबसूरती, खानदान और दीनदारी। अब ये जो एक चीज है, कौन सी, खानदान बिरादरी, उसको हमने बाहर निकाल दी, वो हो गया हमारा चैप्टर। अब दो चीजें रही, एक तो माल है और दूसरे खूबसूरती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे माल को देखकर शादी करना, यानी माल की बुनियाद पर शादी करने के नुकसानात क्या क्या होते हैं और क्या क्या जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो पहले हम किताब में से पढ़ लेते हैं। चलो, बाज लोग माल या जाह की लालच में या दीगर खानदानी मसलिहतों के सबब से अपनी लड़कियों का किसी बदअकीदा या बद अमल मर्द से निकाह कर देते हैं। वो बद एतकादी हद कुफ्र तक पहुंची हुई होती है, तो जाहिरी कैफियत के अलावा उम्र भर के लिए ये खराबी लाजिम आती है कि जिना का इर्तिकाब लाजिम आता है। फिर अगर औलाद हुई वो भी गैर हलाली हरामी, और अगर हद कुफ्र तक ना पहुंचे तब भी हर वक्त रूहानी अजाब रहता है। चलिए अब देखो, यहाँ पे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा हुआ है, अक्सर जो लोग सिर्फ माल वाला लड़का या माल वाली लड़की जो देखते हैं, ये पहली चीज तो ये होती है कि ये होते हैं लालची लोग। और ये लालची लोग, अब पहले लड़के पे हम बात करेंगे, ये सिर्फ माल वाला लड़का क्यों देखते हैं पता है आपको? इनकी सोच ऐसी होती है, इनकी थिंकिंग ऐसी होती है, बोले भाई लड़का अगर बंगले वाला है, लड़का अगर कार वाला है, लड़का अगर जो है एकदम आलीशान बिजनेसमैन वगैरह है, तो उसके घर में अगर हम हमारी बेटी की शादी करेंगे तो बेटी हमारी वहां पे खुशहाल रहेगी। ये उसके माँ बाप की मेंटालिटी होती है, यानी वो अपने बेटी की खुशहाली देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज जो है ना पेपर के ऊपर लिख कर देता हूं, मैं आपको, अगर आप में से किसी को चाहिए ना तो मैं आपको पेपर के ऊपर राइटिंग में देता हूँ, रिटर्न में देता हूँ ये चीज लिख कर कि ये जिन लोगों के पास जितना ज्यादा माल होता है उतनी ज्यादा उनकी बीवियां परेशान होती है। कैसे परेशान होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। अक्सर क्या होता है, माल वाले जो लड़के होते हैं वो होते हैं अय्याश, उनको अय्याशी की आदत होती है। शादी के पहले ही कई लड़कियां ऐसी होती है जो उनके गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में होती है, बहुत सी तो ऐसी भी हो जाती होंगी जिनके साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशंस बनाए हुए होंगे, बहुत सारी ऐसी, यानी वो जो इतनी लेट शादियां करते हैं। आपने देखना अक्सर आपको मालदारों के लड़कों की शादियां अबाउट 30 ही मिलेंगी। उसका रीजन ये रहता कि बीच के ड्यूरेशन में वो लोग सिर्फ अय्याशी करते रहते हैं, उनके नजदीक ये जिना और ये बदकारी इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं रहती। शादी क्यों की करते हैं वो लोग? वो शादी इसलिए नहीं करते हैं कि औरत के साथ में अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया जाए,
या औरत के साथ में एक पुरसुकून पुरइत्मीनान जिंदगी बनाई जाए, बल्कि उनके शादी करने का मकसद सिर्फ ये होता है भाई अपने खानदान का की जो नस्ल है उसको आगे बढ़ाए, एक आध दो बच्चे ये औरत से पैदा कर लेंगे ताकि अपने खानदान का नाम भी रहे, बाकी तो उनको रिलेशंस बनाने के लिए बाहर फिर उनके लफड़े लोचे चलते रहते हैं। मैं इस बात का गवाह हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे कि मैंने ऐसे लोग देखा हुआ हूँ जिन्होंने शादियों के बाद में भी गैरों की जो औरतें हैं उनकी रखी हुई थी, बाद में वो औरतों से भी उनके बच्चे पैदा हुए, वो औरतों से भी, यानी वो औरतें जो थी गैरों की, वो औरतों से भी मुसलमानों की औलादें पैदा हो गई। अब वो औरतें तो गैर है, वो जिस मजहब की मानने वाली है, ये मुसलमान साहब की औलाद भी उसी मजहब को मान रही है, और इनकी जो सग्गी बीवी है, जो लीगल बीवी है, उससे जो पैदा हुए बच्चे हैं, वो बच्चे और वो जो गैर की औरत के बच्चे सेम टू सेम कॉपी। भाई 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 कैसे रहते हैं, भाई भाई एकदम सेम टू सेम। यानी बाज औकात ऐसा भी होता था कि किसी को जो है ना वो हो जाता था, यानी क्या बोलेंगे उसको, एक कभी कभी जो है ना, मतलब इससे बात करना है ये छोड़ के वो उसी को बात कर देते, अरे रफीक भाई, अरे बोले भाई मेरा नाम रफीक नहीं है, मैं रफीक नहीं हूँ। तो यार तेरी सूरत रफीक के जैसी क्यों है? तो पता चला कि रफीक के बाप ने उसको जो है बगैर शादी के रखा हुआ था, तो उसके भी बच्चे जो है रफीक के बाप के जैसे ही सूरत वाले पैदा हो गए। ये प्रॉब्लम है हमारा। पता चला कि रफीक का बाप जो है करोड़पति है, उसको पहले से ये सब चीजों की आदत थी, लेकिन लड़की के माँ बाप ने क्या देखे, अरे बोले वो दौलत वाला है, माल वाला है, और ये सारी चीजें देखने के बाद में उन्होंने तो अपनी, उनको क्या लगा हमारी बेटी आयश में रहेंगी। आपकी बेटी आयश में नहीं है, बल्कि आपकी बेटी टेंशन में है, उसको सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। रहने को बंगले में है और सारी चीजें हैं, सब कुछ है वहां पे, लेकिन जिसे मियाँ बीवी के दरमियान का प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, दोनों का एक दूसरे से जो अटैचमेंट होता है वो कहते हैं, वो वहां पे है ही नहीं। वहां पे उस चीज का कोई सवाल ही नहीं है। ये मैं आपको एक नहीं, मेरे पास ऐसी ऐसी जो है ना, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं बयान करने के लिए कि जो लोग मालदार लड़का देखकर हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी, सिर्फ माल देखे उन्होंने। और मैंने मेरे ख्याल से कल या परसों एक वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं भाई बाप ऐसा है, दादा वैसे है, उनकी जायदाद ऐसी है, उनकी प्रॉपर्टी वैसी है, ये देखकर भी लोग दे देते हैं, वो बेटे को देखते ही नहीं है। वो शराब का आदी है, वो जुए का आदी है, वो बुरी आदतों का आदी है। अब मैंने आपको ये जो मिसाल दिया हूँ ऐसी ही एक दो मिसालें और मैं आपको देता हूँ बिगड़े हुए मालदार लड़कों की, जिनमें से एक जो है, उनके बाप की मीरास में से उनके हिस्से में 30-30 एकड़ जमीन आई थी। 30 एकड़, यानी 1 एकड़ जो जमीन है आज मार्केट रेट के हिसाब से उसकी कीमत है 10 लाख रुपये। तो 10 को आप 30 से जो है ना ये करो, मल्टीपल करो, तो 10 को 30 से जरब देंगे तो वो होते हैं 3 करोड़ रुपये। यानी जिनके पास में, जिनके बाप दादाओं ने अपने औलाद के लिए जिनके हिस्से में 3 करोड़ की जमीन आई और कम से कम 1 आध करोड़ का घर आया, लेकिन आदतें खराब थी। मैंने बताया ना, बड़े पैसे वालों की औलाद, तो अब आदतें जो खराब थी, शराब, जुआ और इस तरह से बाहर जो है गैरों की औरतें रखी हुई है, ये चक्करों के अंदर वो 30 एकड़ में से 1 एकड़ बिकी, 2 एकड़ बिकी, 5 एकड़ बिकी, बिकते बिकते मुझे रोना आता है, रोना। मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे रोना आता है। उसी इंसान को मैं आज देखता हूँ ना, तो आज उसके घर पे जो रिश्तेदार है रमजान के महीने में कोई सदका दे रहा है, वो भी उसके बीवी को देखकर। और उसकी बीवी जो है वो एक क्लास 1 ऑफिसर की बेटी थी, जिन्होंने ये सोच के अपनी बेटी वो घराने में दिए थे, अरे बाप ऐसा है, दादा वैसा है, अरे वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बंगले वाले हैं, हवेली वाले, अरे बेटे को क्या देखने का, उसके हिस्से में तो बोले 50-60 एकड़ जमीन तो आ ही जाएंगी। और वो आई भी, 30 एकड़ जमीन आई। अरे लेकिन वो जो जिसके हिस्से में आई, उसको वो जमीन रखना नहीं आया ना, वो पहले से ही बुरी आदतों का, खसलतों का शिकार था। उसने जो है वो सारी जमीनें भी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, लोग सदके ज़कात देते हैं, और जो लोग सदके ज़कात देते हैं ना, उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ
जो उस घराने के अंदर जो है ज़कात वगैरह रमज़ान के महीने में, रमज़ान के बाद में भी जैसा हुआ वैसा उनका ताउन करते हैं, सिर्फ इस वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो उरूज का ज़माना, वो उरूज का ज़माना जो शायर ने कहा है ना, उरूज के बारे में भी शायर ने कहा है, बोले शायर ने जो है, शायर ने उरूज के बारे में भी कहा है। मुझे वो शेर अभी याद नहीं आ रहा, चलो जब याद आएगा मैं सुनाता आपको। तो वो एक मिसाल हो गई। और दूसरी मिसाल, दूसरी भी और मालदार की मिसाल के एक और साहब जो है, उनके दादा जो है, कम से उनके दादा के पास कम से कम 500 एकड़ जमीन, और फिर बेटों को मिली, बेटों से फिर इनके हिस्से में भी 25-25, 30-30 एकड़ जमीन आई। उसके बाद में इनका बिजनेस भी अच्छा था। इन्होंने एक जगह पे जो है पार्टनरशिप की है किसी के साथ में, और जिसके साथ में पार्टनरशिप की है, तो जिसके साथ में पार्टनरशिप की है, तो पार्टनरशिप में मुझे किसी ने बताया, बोले उनको 1 करोड़ रुपये मिले प्रॉफिट के अंदर, 1 करोड़ रुपये। अब 1 करोड़ है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन आदत पड़ी हुई है अय्याशी की, जुए की, शराब की। तो उन्होंने अपने दोस्तों से और उनका जो फ्रेंड सर्कल था, बोले चलो रे, बोले जुआ खेलने को, कहाँ चलने का, बम्बई को चलो। बोले बम्बई को, अपने गांव में तो बड़े बड़े जुए खाने हैं नहीं, बोले यहाँ पे तो लोगों की औकात भी नहीं है अपने साथ में जुआ खेलने की। चलो बोले बम्बई को जाके खेलेंगे। बम्बई को जाके पत्ते खेल रहे हो, बम्बई को जाके वहां पे जो है वो 1 करोड़ रुपये उन्होंने चंद महीनों के अंदर जुए में हार गए। फिर अब पैसे हारे तो आदत पड़ गई हुई थी पैसे हारने की, तो खेती बेचे वो हार गए, घर बेचे वो हार गए, और शराब और दारू पीने की जिसको आदत पड़ गई हुई थी, वो इंसान के बेवा को भीख मांगने की नौबत आई। मतलब ये कैसे मर्द भी रहते होंगे यार, ये इनके दिल में इतना भी वो नहीं रहता कि भाई हम, हमारे जो है बाद में हमारी औलादों का क्या हाल होगा, ये जुए खेलने वाले, शराब पीने वालों को, इनको सालों को इतनी भी अक्ल नहीं रहती क्या इन लोगों को? बच्चे ऐसा भूख से बिल बिला रहे यार, कैसा, मतलब मुझे आप बताओ ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, हम जो खाली माल 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 पैसा देख के, लड़का पैसे वाला चाहिए, कोई फायदा नहीं है लड़का पैसे वाला देखकर। और ऐसे ही जो लोग देखते हैं, बोले लड़की पैसे वाली चाहिए, लड़की बंगले वाली चाहिए, लड़की जॉब करने वाली चाहिए। अब मेरे पास में लड़कियों की भी कम से कम 50 मिसालें हैं ऐसी। जिन लोगों ने पैसे वाली लड़की देखे, तो एक बात याद रखो, आपको ये लगता होगा कि भाई पैसे वाली लड़की देखे तो वो आपका सपोर्ट करेंगे, या आपको जो है, ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। जो भी पैसे वाले लड़की वाले होते हैं ना, वो आपसे भी बड़े लालची होते हैं। एक बात याद रखो, वो तुम्हारे से डबल लालची रहते हैं। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर, उसकी बीवी भी डॉक्टर थी, दोनों के भी बीच में जो है ना तलाक हो गई। पता है आपको तलाक का रीजन क्या था? उसका रीजन सिर्फ ये था कि दोनों मियाँ बीवी मिलकर क्लिनिक चलाते थे, और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से उनका क्लिनिक चल रहा था, और रोजाना जो है कम से कम उनका जो गल्ला है वो 10,000 15,000 ऐसा आता था रोजाना का भी। लेकिन जो लड़की का बाप है ना, उसको शक, यानी उसको ये शक होता था कि भाई मेरा जो दामाद है, मेरी बेटी भी कमा रही है, और वो दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ये अपने रिश्तेदारों पे तो नहीं लुटा दे रहा, कहीं ये अपने भाइयों पे तो नहीं लुटा रहा, ये अपने खानदान वालों पे तो नहीं लुटा रहा। इसके लिए वो लड़की का बाप जो है ना, वहां डेरा डाल के बैठे हुआ रहता था अपने दामाद के घर पे। रोजाना कितना गल्ला आ रहा, क्लिनिक के आजू बाजू फिर रहा, वहीं रह रहा। यानी वो उसके गांव से 150 किलोमीटर दूर रहता था, लेकिन वो वहीं आके बेटी के घर पे पड़ा हुआ है, खाली निगरानी करने को। आज मेरी बेटी के कितने का पेशेंट आए थे, आज कितनी उनकी आमदनी हुई। अब वो घर पे जाके गिन रहे, तो ये बुढ़ा पूरी नजर रख रहा उसके ऊपर, पता नहीं क्या कमा रहे क्या नहीं कमा रहे। अब उसके बाद में जो है वो लड़के को गुस्सा आया, वो डॉक्टर को। उसने बोला यार तुम जाओ ना, बोले तुम्हारे गांव में जाओ, घर पे जाओ, मेहमान बन के हमारे घर पे आए तो 8 दिन रहो, 15 दिन रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्या है, बोले तुम डेरा डाल के महीने भर से पड़े हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बोले तुम हर महीने को आओ बोले तुम, लेकिन 1 दिन 2 दिन रहो, बाद में चले जाओ। यार ये क्या है, ये कौन सा तरीका है बोले आपका? उसको बुरा लग गया वो बुड्ढे को। और ये मसले पे से आपस में लड़ाई झगड़े हुए, और फिर मसला यहाँ तक पहुंचा के फिर एक दूसरे के खिलाफ केस हो गए, तलाक हो गई। वो डॉक्टर ने आज दूसरी बीवी करा। वो लड़की जो है वो अपने माँ बाप के घर पे, अब उसका बाप खुद उसका क्लिनिक खोल के बैठे हुआ है,
और अब बाप ही पैसे वसूल कर रहा उसके। उसने बोला मैंने डॉक्टर बनाया था तो मैं अपने बेटी की कमाई खाऊंगा। ये थिंकिंग है, ये इंडिया की थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोगों को लगता है ना बड़े घराने की लड़की करेंगे, टीचर लड़की करेंगे, हायर एजुकेटेड लड़की करेंगे, करोड़पति घराने की लड़की करेंगे, कुछ फायदा नहीं है। मुझे आप बताओ, मैं यार जो गालिब साहब ने कहा है, बोले उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अरे जिंदगी का मकसद है इंजॉयमेंट, लाइफ को इंजॉय करना, इंजॉय, मजा, एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ का अपनी वाइफ के साथ में। तो जो इंसान इस तरीके से इंजॉय कर रहा है उसकी लाइफ में, उसकी वाइफ जो है उसको पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है और माशाल्लाह दोनों की बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है, यह है असल लाइफ। तो इसको जिंदगी बोलते हैं, ये असल में जिंदगी का मकसद है ये। और अगर जिंदगी पूरी खाली कमाने में, खाने में और बस इसी में टेंशनों में गुजर रही है तो भाई तुम्हारा शादी करके फायदा क्या है, मुझे आप बताओ। तो इसके लिए आज का जो सबक था ये खत्म हो गया। 4 चीजें जो थी अल्लाह के नबी ने फरमाया, हसब नसब, मालदारी, दीनदारी और खूबसूरती। तो हमने 2 चीजें कवर कर ली। हसब नसब के बारे में बता दिए हमने आपको कल के सबक में। ये फालतू है, ये इंडिया में जितनी बिरादरियां हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए इस चीज को रिमूव कर दो अपनी लिस्ट में से कि लड़का या लड़की कौन से खानदानी या बिरादरी के है। वो मुसलमान होना सिर्फ ये शर्त है बस, एक चीज तो ये। और आज हमने आपको मालदारी पे बता दिए, अपनी लिस्ट से मालदारी भी निकाल दो कि लड़की करोड़पति घराने की होना चाहिए या लड़का जो है मोहम्मद बिन सलमान के लेवल का होना चाहिए, ये भी अपनी लिस्ट से निकालो। अब उसके बाद आगे की जो 2 बातें हैं, एक तो खूबसूरती है, तीसरा जो है, चौथा जो है दीनदारी है। उसके बाद में भी और कुछ चीजें है, जैसे एजुकेशन है, जैसे दोनों की मेंटालिटी का मैच होना है, और उसके अलावा फिजिकल फिटनेस वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब आगे के एक एक सबक में आएंगी इंशाल्लाह। आज का सबक यहीं पे मुकम्मल होता है। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। चलिए, चलिए ये औरंगाबाद से एक मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा सबक था। आप ये सबक सबक की किताब शाये करो दूल्हा दुल्हन कोर्स के नाम से, इंशाल्लाह जरूर। शाहरुख भाई, ये शाहरुख भाई है हमारे औरंगाबाद से, हमारे स्टूडेंट, उनका ये मशवरा है। जरूर इंशाल्लाह शाहरुख भाई दूल्हा दुल्हन कोर्स की किताब पे भी काम शुरू करेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद से, इनका भी एक वॉइस मैसेज है। तो मौलाना आपका वॉइस मैसेज जो है मुझे इधर, असल में मेरे लैपटॉप में भी व्हाट्सअप चालू रहता, मैं उसी में देखता हूँ आप लोगों के मैसेज, लेकिन सुन लेता हूँ मैं आपका क्या मैसेज। आवाज क्यों नहीं आ रहा आपके मैसेज का मौलाना? अच्छा, इसमें आवाज, ऐसा तो नहीं है कि आवाज नहीं है इसके अंदर, या मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है? अरे आवाज नहीं आ रहा है मौलाना के मैसेज। ठीक है, चलिए ये भी नांदेड़ के हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका मैसेज है। आज के लेक्चर में बहुत नॉलेज मिली, दिल खुश हो गया सुनकर। चलो भाई, जज़ाकल्लाह खान साहब, आपका फीडबैक हमको मिल गया माशाल्लाह। सवाल देखो अब, और अगर किसी का कोई सवाल है ना तो आप सवाल कीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको जो है पूरा उसका रिप्लाई देने की। फिर ये आया है सवाल मौलाना का। मौलाना आपका आवाज ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, पता नहीं क्या मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो है, या मुझे री स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार री स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है मेरे मोबाइल में कुछ इशू आ जाए, हो गया हो। चलो, बाकी लोगों का अगर तहरीरी तौर पे कोई सवाल है तो भेजो, सामने भी व्हाट्सएप ओपन है अपने। चलिए, ये एक सवाल आया है। कल एक सवाल किया था कि मेरी बहन आलिमा है, जो लड़का शादी के लिए देखा गया है वो हाफिज या आलिम नहीं है, नहीं वो दावत व तबलीग में वक्त लगा हुआ है, नमाज की पाबंदी 5 टाइम की नहीं छोड़ पकड़ है, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का काम करता है, पेमेंट भी अच्छी है। तो ऐसी हालत में
रिश्ता करना कैसा है। लड़के को और लड़के के घर वालों को लड़की पसंद है और वो तैयार है शादी, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं शादी के लिए, तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए मुफ्ती साहब। देखो, रिश्ता तो कर देना चाहिए। ऐसी हालत में ये देखना जरूरी है कि लड़के को शराब जुए की आदत तो नहीं है। बाकी नमाज छोड़ पकड़ वगैरह करता है, तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी रहते, उनकी शादियां होने के बाद अगर बीवी उनकी दीनदार है तो वो दीनदार बीवी की बरकत से नमाजी बन जाते वो लोग। हमारा एक पहचान वाला तो ऐसा भी है जो 24 घंटे नशे में रहता था, लेकिन बीवी उसको दीनदार ऐसी मिली कि अब वो तहज्जुद गुजार है। वो पहले जो पैसा उसका जुए खानों में और शराब खानों में बर्बाद होता था, सिर्फ उसके बीवी की वजह से जमात वालों को खाना खिलाने पे आज वो पैसा खर्चा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। लड़का जो है ना, अगर वो जुआ शराब की आदत नहीं, बाकी एक वक्त एक दो वक्त की नमाज वो पढ़ता है, तो फिर थोड़ा प्यार मोहब्बत से हैंडल करके शादी के बाद में उसको दो दो दिन तीन तीन दिन अल्लाह के रास्ते में लेके निकले, तो ये सारी आदतें निकल जाएंगी उसकी। लेकिन रिश्ता ठीक है, अच्छा है, फौरन जो है वो रिश्ते को हाँ कर देना चाहिए आपने, मेरे हिसाब से। चलिए, अब और मुझे किसी का कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है, तो हम आप तमाम लोगों से इजाजत चाहते हैं इंशाअल्लाह। चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।